नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश पीएन शर्मा साहब, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ प्रारब्ध.in। और बड़ी मजेदार न्यूज आ रही है। इनको लगा था हम धमकी दे देंगे सुप्रीम कोर्ट को घेरने की और पार्लियामेंट को घेरने की, जंतर मंतर के आसपास क्रिटिकल एरियाज को घेरने की, तो मोदी गवर्नमेंट घुटने टेक देगी। खबर ये आ रही है कि अब मैं एफ वर्ड का इस्तेमाल करूँ तो मैं इनकी लैंग्वेज तो नहीं यूज करूंगी। मैं यही बोलूंगी कि मोदी गवर्नमेंट ने सीधे इनको एक थप्पड़ मारने की तैयारी कर रखी है। गुंडागिरी नहीं चलेगी, ये मैसेज शुरू हो चुका है। अवनीश सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। प्रश्न मोदी कुछ गवर्नमेंट है ने या शुरू इनको, हो जाऊं? हाँ हाँ, शुरू हो जाइए। मोदी गवर्नमेंट ने इनकी गुंडागिरी नहीं चलेगी उसकी तैयारी पूरी की पूरी कर रखी है। इनको लगा था ठीक कि ये ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल वाला सिचुएशन नहीं है। वो ऑलरेडी जी, बहुत कुछ ब्लैकमेल से आगे जा चुका है जी। ठीक। चलिए, यहां से शुरू करने से पहले होता है ना कि दो लाइन मुझे याद आ रही है कि सभी को सबके दाग दिखाता है आईना। सभी को सबके दाग दिखाता है आईना, खुद अपनी स्याह पीठ, काली पीठ छुपाता है आईना। दरअसल आत्मावलोकन से शुरू करते हैं, आईना देखने से शुरू करते हैं। मोदी झुक गए। सबसे ज्यादा किसने बोला ये? मुझे लगता है विपक्ष। विपक्ष का तो ये नैतिक स्वाभाविक धर्म है, वो तो बोलेगा ही, उसका राजनैतिक धर्म है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोला तो वो राष्ट्रवादियों ने बोला और स्वयं को मोदी समर्थक होता है। ये मोदी की कमजोरी नहीं, ये मोदी की बहुत बड़ी ताकत है। बिरला ऐसा नेता होगा जो समय समय पर किसी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होने पर, जो कि उसका समर्थक वर्ग चाहता है, और वो अपने समर्थकों से खूब सुनते हैं। मोदी सरकार झुक गई, सब ठीक है। मैं अब ये पूछता हूं कि 2873 अकेले दिल्ली में, आप बिहार छोड़ दीजिए, पटना छोड़ दीजिए, दरभंगा छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, बंगाल छोड़ दीजिए, जहां अलग अलग सीजेपी ने इस तरह के बेवकूफियां करने की कोशिश की, अकेले दिल्ली में अगर आज 2873 ऐसे दंगाई, उपद्रवी, अराजक, जो कि छात्रों के नाम पर वहां पर गुंडई कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान कर रहे थे, इवन पब्लिक प्रॉपर्टी, कई प्राइवेट कारें उन्होंने तोड़ी हैं, तमाम चीजें की हैं, कई शॉप्स तोड़े हैं, और तो और छोटा सा रेडी वाला एक गरीब आदमी, उसकी रेडी तक पलटी है, ट्रैफिक लाइट्स तोड़ी हैं, सीसीटीवी कैमरे लूटे हैं। तो ये 2873 लोग कहां से पुलिस की गिरफ्त में आ गए? अगर घुटने तोड़ दिए, टेक दिए, और पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी। दूसरा, चलिए मान लीजिए ठीक है, पुलिस ने ऐसे ही टांग लिया 2873 लोगों को। लेकिन गायत्री जी, मुझे ये बताइए कि इन 2873 में से 983, लगभग 983, जिनमें 101 ऐसे अपराधी जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, 62 ऐसे जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर है, आप दिखा रही हैं, रॉबरी और डकैती के 284 मामले ऐसे अपराधी हैं, दुष्कर्म के 61 ऐसे आरोपी हैं, आर्म्स एक्ट के 229 हैं, यानी असलहा रखने वाले, नारकोटिक्स के 67, और इवन इस 61 में जो दुष्कर्म के मामले हैं आरोपी, उनमें 4 से 6, अगर मुझे संख्या मैं एग्जैक्ट नहीं याद रख पा रहा हूं और स्क्रीन पे मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, 4 से 6 500, यानी नाबालिग बच्चियों से और बच्चों से। आप इस तरह के केसेस जरा सोचिए। अगर पुलिस की तैयारी नहीं थी तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से आज ये कहां से पुलिस ने निकाल लिया? मेटा चश्मे की तैयारी क्या बीच दंगे में किसी ने लाके दिया? नहीं ना। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, बिल्कुल नहीं, ये केवल दिल्ली में नहीं, दरभंगा जैसी जगह में, जिस बिहार पुलिस के बारे में एक ऐसी इमेज बनाई गई है कि अरे बिहार की पुलिस क्या, दरभंगा में, बिहार तो सबसे प्रथम आया पटना से टांगने वालों। अब राष्ट्रवादी पिछले 24-48 घंटे में एक नई समस्या में फंसे हुए हैं। एफआईआर वापस होगी। पहले तो घुटना टेका, अब तो एफआईआर वापस हो, अब तो एफआईआर वापस हो। परसों मैंने एक वीडियो किया था और उस वीडियो पे मैंने
ये कहा था कि कोई एफआईआर वापस नहीं होगी, गिरफ्तारियां शुरू, सब पकड़े जाए। आज फिर मैंने उसका फॉलोअप किया है, एक वीडियो सुबह 11 बजे अपने चैनल पर, और मैंने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ये बताया है, लीगल आधार पर बताया है, मौखिक लफाजी नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं कि जो मैं अगले 10-12 मिनट में जो तथ्य आपको बता रहा हूं कि किस आधार पर मैं अब भी कह रहा हूं कि एक भी एफआईआर वापस नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का कल का ऑर्डर अभी हटा देते हैं। आप याद करिए, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह साहब के साथ ये दो लफंडे जो बैठे हुए थे, जो कथित पार्टी, कथित आंदोलन के कथित स्पोक्समैन, उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले सौरभ दास कहता है कि जो 10-12 एफआईआर हमारी मंडली, हमारे गिरोह के ऊपर हुए हैं, यानी ये जो गिरोह के सरदार ये अपने आप को बनते हैं, चूंकि ये एफआईआर लॉज्ड हैं, तो इनका निपटारा कोर्ट में होगा। बहुत सारे दर्शक इस बात को नहीं समझते हैं, तो मैं 1 मिनट लूंगा, बता देता हूं। एफआईआर 3 तरीकों से वापस हो सकती है। कोई भी दर्ज एफआईआर किसी के भी खिलाफ अगर दर्ज है तो उसको वापस 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला क्या होता है कि शिकायतकर्ता जाए कोर्ट और वो कहे कि साहब जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो मामला झूठा है, फैब्रिकेटेड है, या पुलिस ने ये एफआईआर अगर दर्ज कर ली है तो फिर ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जो उसके पास पावर्स हैं। और बीएनएस की जो धारा 528, जो कि सीआरपीसी में पहले 482 हुआ करती थी, उसमें आर्टिकल 226, इसके तहत एक पार्टी चली जाए हाई कोर्ट, जिस भी स्टेट का हो, और ये सेशन कोर्ट में नहीं होगा, ये हाई कोर्ट में होगा, और वहां जाके वो एफआईआर अपनी क्वैश करा सकता है शिकायतकर्ता। अब बताइए, इसमें तो शिकायतकर्ता कौन है? एफआईआर किसने लॉन्च की है? कोई पब्लिक का आदमी नहीं है, इसमें तो दिल्ली पुलिस है या अलग अलग स्टेट्स की पुलिस होगी। यानी उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और जिसके खिलाफ एफआईआर है उसको ये कहना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, और तब जाके एफआईआर क्वैश होगी। पर्याप्त सबूत है, इन्वॉल्वमेंट का है, सारे सबूत हैं। और कैसे अकाट्य सबूत हैं? कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब डिसीजन दिया तो उसमें एक लाइन कही उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो प्राइमा फेसी एविडेंस रखे गए हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर हैं, इसलिए इसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद नाबालिग जो हैं 18 साल से नीचे, जिनके खिलाफ कोई पहले का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनको आप छोड़ दीजिए। बाकी एक भी एफआईआर जो अब तक हो गई है या आगे पुलिस दर्ज करेगी वो वापस नहीं होगी। क्या कल के किसी ऑर्डर में ये लिखा है कि कोई फर्दर एफआईआर लॉन्च नहीं होगी? नहीं, केवल एक रिलीफ है कि जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए। दूसरा ये कहा है, और वो टैक्टिस अभी ध्यान रखिए, ये सीजीआई की वर्डिंग है, ये मैं कहीं से सुराग नहीं लगा रहा हूं। सीजीआई साहब ने कल डिसीजन देते समय उसी निर्णय में एक लाइन और कहा है कि दर्ज धाराओं में जो चार्जेस हैं इनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन तुरंत कोई कड़ी कार्रवाई मत कीजिए। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद इस लाइन पर लौटूंगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कोई लॉस्ड एफआईआर को वापस लेने की? वो होता है आपसी समझौता, कॉम्प्रोमाइज हो जाए दोनों पक्षों में, और दोनों पक्ष जाएं कोर्ट में और लिख के दे देंगे कि साहब ये आरोपी है, मैं शिकायत करता हूं, मेरी शिकायत पर ये एफआईआर पुलिस ने लॉन्च की थी, मैंने लॉन्च करवाई थी, लेकिन अब हमारे में सहमति बन गई है। लेकिन इसमें एक शर्त है, 300 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आगजनी, इस केस में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? एफआईआर तो पुलिस दर्ज करेगी ना, या दर्ज कर चुकी है, या आगे जो करेगी पुलिस बैठ के, अवनीश पीएन शर्मा अगर आरोपी है तो उससे कॉम्प्रोमाइज करेगी। वैसे भी ये कॉम्प्रोमाइज सिविल सूट में होता है। 151 जो पहले उसमें हमारे सीआरपीसी में होती थी, मारपीट की घटना है,
उस जैसी चीजों में कि दोनों पक्ष गए, और पुलिस भी चाहती है यार कि कौन दुनिया भर के बवाल पाले, हमको दरोगा बेचारे आईओ को बार बार जाना पड़ता है। कोर्ट्स भी चाहती हैं कि चलो ठीक है 151 है, अगर थोड़ा बहुत वो करके हट जाता है, तो ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या है? पुलिस की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट अगर किसी केस में कोर्ट में फाइल होती है, आईओ की रिपोर्ट उसमें होती है कि साहब इस आरोपी के खिलाफ हमको कोई सबूत नहीं मिले, तो फिर कोर्ट से वो एफआईआर क्रैश हो जाती। इन 3 रास्तों के अलावा भारत नाम के राष्ट्र में, जिसको राहुल गांधी राष्ट्र मानते ही नहीं है, एफआईआर क्रैश नहीं हो सकती। तो आप मुझे ये बताइए कि किसको किस बात की शंका होनी चाहिए कि कोई एफआईआर क्रैश होगी या वापस होगी? अधिकार ही नहीं है। अब एक चीज और शंका का निवारण कर देता हूं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे क्या बात कर रहे हैं आप, सरकार जब झुकती है तो झुकाने वाला चाहिए, इस तरह के जुमले चल रहे हैं। और क्या इस देश में सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पलटती नहीं है शाहबानों की तरह? हाँ साहब, बिल्कुल पलटती है। मोदी सरकार ने भी पलटा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को SC ST एक्ट में। लेकिन आप मुझे ये बताइए, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध, इस तरह के हंगामा, क्या अब इतना अविश्वास हो जाना चाहिए इस सरकार के प्रति कि वो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला पलट देगी? तो साहब देखिए, ये तो एक्सट्रीम है जिसको आप सोचें। आपको मोदी को गाली देना है, सरकार को अपने भला बुरा कहना है, तो आप यहाँ एक्सट्रीम तक भी जा सकते हैं। तो एफआईआर कोई भी वापस नहीं होगी। और एक चीज और ध्यान दीजिए आप, अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आ गया, तो लोग अभी नीचे आपके कमेंट में लिखेंगे, क्या बात करते हैं अवनीश जी आप, बिहार पुलिस ने लिख के दे दिया है कि हम एफआईआर वापस ले रहे हैं, फलाने स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया है कि हम एफआईआर वापस ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बट वो बिल्कुल सही बात कंडीशन अटैच नहीं देखी है लोगों ने है। शायद। नो, नॉट एट ऑल। वो कंडीशन तो छोड़ दीजिए गायत्री जी, विधिक प्रोसीडिंग्स को समझने की आवश्यकता है। जिस समय अलग अलग प्रदेश, जिनमें बंगाल ने तो मना कर दिया शुभेंदु ने कि हम तो नहीं करेंगे भाई, जिस समय कुछ प्रदेशों ने ये कहा कि हम एफआईआर वापस ले लेंगे, लिख के ही दिया, उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता था। अब सुप्रीम कोर्ट की एक क्लियर कट आदेश है, रूलिंग है, जजमेंट है। अब उस जजमेंट के बाद जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कहा है कि हम सारे एफआईआर वापस लेंगे, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की, इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की रूलिंग है। और याद कीजिए, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है अलग अलग केसेस में, तो ये तो लायर की एक बड़ी जनरल प्रैक्टिस है कि वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लाता है, कहता है फलाने वर्सेस फलाना केस में इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसलिए हमारे केस में भी इस तरीके की ऐसी ऐसी चीज होनी, होता है ना ये। आज सभी राज्य सरकारों के पास, जिन्होंने लिखित आदेश दिया था, प्रॉमिस किया था, जो भी किया था कि हम एफआईआर वापस लेंगे, दर्शकों, अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अगर उन्होंने 18 साल से नीचे के बच्चे, जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, उसको छोड़ के अगर उन्होंने एक भी एफआईआर वापस ली, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा उस स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये प्रिविलेज दे दिया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की छाया में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें और सारे एफआईआर फर्दर लॉन्च करते जाएं जिन बच्चों के खिलाफ 18 साल से छोटे हैं और नहीं है तो ये शंका का पूर्णतः निवारण हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आती है, सौरभ दास अल्टीमेटम देता है। उससे पहले मुझे नहीं पता नड्डा जी का वो रियल था या मीम था, क्योंकि कई चीजें इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में भी सच नहीं है और घूम रही है। नड्डा जी की फोटो के साथ एक बैनर लगा हुआ है, जो बच्चे अपने नीट का पेपर का वो एंट्रेंस टिकट दिखाएंगे उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। ये मेरे को भी लगा मीम ही है। तो नीट के पेपर का दिखा दो आप एंट्रेंस का टिकट, जो आप एंट्रेंस देने गए थे, मीम ही था वो। नहीं, ये किसी क्रिएटिव बच्चे की खुरापात है निश्चित तौर पर, ये कहीं से इसका कोई आधार नहीं है। आपने नड्डा जी का नाम लिया, मैं उसी प्रेस ब्रीफिंग जिसमें ये दोनों जो है कथित ये चवन्नियां बैठी हुई थी काकरोचों की, उनके साथ आप याद कीजिए, जब सौरभ दास ने बोल लिया और वो दूसरा उसका नाम क्या है, वो राखी राका, एक तो अजीब अजीब से नाम है, पप्पू लालटेन और न जाने कैसे कैसे तो ये नाम है इन सबों के।
तो वो राका जो है उसके बोलने के बाद सौरभ दास जब बोल लेता है तो नड्डा जी माइक लेते हैं, वो कहते हैं कि जैसे 10 या 12 एफआईआर का जो मामला है उसका ऑलरेडी डिस्पोजल कोर्ट करेगी। मैंने अभी 3 तरीके आपको बता दिए। नहीं, महत्वपूर्ण अब क्या है, इस देश को अब सोचना क्या है। योगेंद्र यादव जैसा अराजक आंदोलनजीवी 2 बातें कहता है। पहला कहता है कि लोकतंत्र या इस देश का मुस्तकबिल अब संसद से नहीं सड़क से तय होगा, पहला। दूसरा That's the कहता most है कि dangerous line any politician has said in the last 10 years history. बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक लाइन बोली है उन्होंने सर जी। ठीक, दूसरी लाइन वो क्या कहता है? दूसरी लाइन वो कहता है कि इस देश में कौन सरकार में रहेगा ये इलेक्शन से नहीं तय होगा, ये एनार्की अराजकता से तय होगा। ये 2 बातें कहता है। सौरभ दास सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमें स्वीकार नहीं है। मैं सामान्यतः शब्दों का चुनाव बड़ी शालीनता से करता हूं, लेकिन सौरभ दास जैसे लोगों के पिताश्री को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि तुम्हारे अब्बू भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करेंगे इस देश में। ये मानसिकता कहां से आ रही है? हम लोग कहते हैं कि साहब वामपंथ की औकात क्या है, लेफ्टिस्टों की औकात क्या है भारत में? 2 से 2.5% सबसे ज्यादा उच्चतम इनका स्कोर रहा है डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है उसमें, वोट शेयर में। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जो जीव होता है वो मर सकता है, वो समाप्त हो सकता है। परजीवी पैरासाइट कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जीव को तो भोजन चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए, उसको अनुकूल वातावरण चाहिए ना। तो एक जीव मर सकता है, लेकिन परजीवी पैरासाइट कभी मर नहीं सकता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि उसको क्या चाहिए? किसी एक जीव का शरीर चाहिए जिसके ऊपर वो पैरासाइट बन के जी लेगा। लेफ्टिस्ट विचारधारा यह कहती है कि हम संसद को नहीं मानते, हम लोकतंत्र को नहीं मानते। लेफ्टिस्टों का इतिहास उठा के दर्शक गूगल करिएगा इस वीडियो को देखते देखते, और जरा मुझे कमेंट में यहीं नीचे लिख के बताइएगा कि लेफ्टिस्टों की पहली डेमोक्रेटिक रूप से बनी हुई चुनी हुई सरकार भारत के अलावा कहीं और बनी थी क्या 1950s में, जब केरल में नंबूदरी पात साहब की गवर्नमेंट बनी थी और मिस्टर नेहरू ने उस गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया था, पहली गवर्नमेंट। ये पूरी दुनिया का इतिहास है लेफ्टिस्टों का, उन्होंने कभी तानाशाह के अलावा कुछ और पैदा नहीं किया। अगर डेमोक्रेटिक पैटर्न से कोई गवर्नमेंट लेफ्टिस्टों ने बनाई है तो वो भारत में बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मूल अवधारणा लोकतंत्र के खिलाफ है, वो एनार्किस्ट है। और ये सौरभ दास जैसे लोग, ये दीपके जैसे लोग, इनके कलमों में, इनके रगों में वही कम्युनिस्ट खून है, और जिसकी वजह से योगेंद्र यादव जैसा व्यक्ति भी वही कहता है। आज भारत को जो लोग भी इसे छात्रों की समस्या समझते थे उनको तो पता लग गया, वो तो बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद ही पता लग गया, कितनों ने यस बोला, कितनों ने नो बोला। और ये मोदी हैं, मारते कम घसीटते ज्यादा हैं। तुम्हें संसद में नंगा किया, तुम्हें संसद में नंगा किया। संसद में जिस तरीके से अब ये बात कर रहे हैं कि सारा का सारा मुद्दा पेपर लीक बिल को छोड़ के बाकी सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट? एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ पार्लियामेंट का जो आज चल रहा है। So these are the 3 categories. So these are the 3 categories. अरे गलत लगा हुआ है। Idiot and andhbhakt who follows the. So these are the 3 categories. Student, idiot and andhbhakt who follows the idiot. Now, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इनसे अच्छा तो शशि थरूर को ही, नॉट शशि थरूर को ही बना देते सर। अगर आपने उनका भाषण सुना हो शशि थरूर का पार्लियामेंट के अंदर, ही हैज मेड सम सेंस। ऑपोजिशन में चलो 2-4 लोग तो हैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे GRE होता है, SAT होता है, ग्रेजुअल एग्जाम्स होते हैं, मतलब आप अगर आपने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किया आपको नेक्स्ट उससे भी हार्ड क्वेश्चन आएगा, फिर नेक्स्ट हार्ड, एक ग्रेजुअल इंग्रेडिएंट टाइम पे। और ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड एग्जाम्स हैं। मैं ये नहीं बोलूँ कि दे आर द बेस्ट एग्जाम्स बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट ही हैज मेड सम रियली गुड पॉइंट्स इनटू द पार्लियामेंट।
ये भाई साहब वहां पे आप पेपर लीक पे बैठे हो या आप गौमूत्र, कल आप इनकी बहन गौमूत्र पे बात करके गई, शक्ल इनकी खुद की गौमूत्र की, लेट मी बी वेरी ब्लंट, इनकी शक्ल देख लो तो अपनी लड़की कम लड़का ज्यादा लगती है। मैं गंदी तरीके से डेनिग्रेट करने वाली हूँ इनको। ये अपनी शक्ल बाद में देखना, जिस साइंटिस्ट के ऊपर आपने उंगली उठाई है ना, वो साइंटिस्ट के पैर की धूल भी नहीं है। चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गई गांधी खानदान में, नहीं तो कहीं झाड़ू पोछे की भी दुकान नहीं मिलती इनको करने के लिए। ऑनेस्टली वेरी वे बहुत गंदी, बिकॉज जिसके ऊपर टारगेट, आपने सबको, किसी को नहीं छोड़ा, पॉलिटिशियंस को नहीं छोड़ा, मोदी को नहीं छोड़ा, जनता को नहीं छोड़ा। अरे कम से कम जो लोग सिंसेयर लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, गॉड सेक उनको छोड़ दो। वो वो इतने गाली गलौज वाले लोग नहीं है कि वो आगे अपने आप को भी डिफेंड करेंगे। वो तो अपने लैब में घुस के काम करने बैठ जाएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट हैंडल एंड डील विद पीपल लाइक, मतलब फिल्दी पीपल, गटर पीपल लाइक देम। कल वो बोल रही थी, आज ये चालू है पार्लियामेंट में। इनके बस की भी कुछ है, ये खानदान ही पूरा गंद से है। मैं एक सेकंड के लिए सर उनको दिखाना चाहूंगी, अभी जो बोल रहे हैं। शशि थरूर हैज मेड सम वेरी गुड पॉइंट्स एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई फील कि somebody has spoken from the opposition, कुछ ढंग की बातें कह रहा है कोई, नहीं तो ये तो वही है सारे के सारे। We can no longer think of paper leaks as somebody just opening a sealed packet and finding the questions. Modern examination fraud begins much earlier, at the stage of question setting, moderation, translation, digitization, printing, distribution. So examination security must be present at all these stages. Every access to a sensitive question paper must leave a digital audit trail with independent vetting, and we require a serious cybersecurity framework. I had a lot more to say, but in the interest of time, I'll cut it short. Technology, in other words, should protect our students, not be a barrier to them. कुछ आपने अच्छे कहा कि पॉइंट्स, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, इनको नहीं किसको छोड़ा, छोड़ा उनको सर? नहीं छोड़ा, ये कहा ना आपने। देश के मतदाताओं ने इनको किस हाल में छोड़ा है? मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, क्या आप ये चाहते हैं कि इस देश से नेगेटिविटी समाप्त हो जाए? नहीं समाप्त होगी भाई, पूरी दुनिया से नहीं समाप्त होगी। ये हार्डकोर सच है, नहीं खत्म होगी, कहीं नहीं खत्म होती। और एक चीज और, जो राष्ट्रवादी इस बात की कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि मोदी जी अपने दोनों हाथों में तलवार और घोड़े पर सवार, अमित शाह, योगी जी, ये पूरी टीम तलवार भाले लेके और निकले और सबको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दे। आप मुझे ये बताइए, आपका राष्ट्रवाद कितने प्रतिशत जगह है साहब? आपका राष्ट्रवाद अभी भी, मैं कम्युनिस्टों की लैंग्वेज बोल रहा हूं, और जरूरी होता है कभी कभी उन अपने वैचारिक जो आपका ओपोनेंट है उसके जरिए आप, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोगों के रिवर्स इंजीनियरिंग करने की बड़ी आदत है किसी भी चीज को समझने की। हमेशा वो एक थ्योरी देते हैं भारत के लिए, जब से 2014 से है कि भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, 65% वोट जो हैं अभी भी आपके खिलाफ हैं इस देश में। आप केवल 40, 43, 45% वोट से आप सरकार बना रहे हैं। मैं यही सवाल अब राष्ट्रवादियों के सामने रखता हूं, जो कहते हैं कि मोदी सरकार झुक गई, ये सरकार झुक गई। आपका राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्रवाद मात्र 40, 42, 45% है। और जब आपका कोई 25 करोड़ आबादी के प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ होता है, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इस थ्योरी को आप आगे बढ़ाते हैं, तो आपको अपना विस्तार करना है। आज की तारीख में भी आपको अपना विस्तार करना है। जब इस देश में एक ऐसा विपक्ष मौजूद हो जो कभी अरब स्प्रिंग से सुहागिन बन जाने का प्रयास करता हो, जो कभी बांग्लादेश से खुद को सुहागिन महसूस करने लगता हो, जिसे नेपाल से अपने सुहाग की आशा हो, जिस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहता हो कि इस देश में केरोसिन फैल चुका है और केवल माचिस की तीली फेंकनी बाकी है, आप उस देश में ये चाहते हैं कि सरकार जो एक तरीका होता है उस तरीके से और शूट तरीके से, स्मार्ट तरीके से इस तरह के प्रयासों को विफल ना करे। उन्हें गोली ही तो चाहिए थी, उन्हें एक लाश ही तो चाहिए थी। क्या जंतर मंतर पर उन्होंने एक लाश बनाने और तैयार करने का, ड्रामा रचने का प्रयास नहीं किया? वो तो भला हो, वहां पर सोशल मीडिया का दौर है, मामले खुल गए। इसलिए, और एक चीज और आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है। अब बहुत सारे लोग यही शिकायत करेंगे, क्या बात करते हैं साहब, कब होगी गिरफ्तारी, कब होगी कार्रवाई?
तो अभी हमने आपने अभी इतना डिस्कस किया कि साहब देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब एक भी एफआईआर नहीं होगी। मेरा दावा है कि एक भी एफआईआर वापस नहीं होगी। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिस होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिस ये होती है कि जरा माहौल को ठंडा होने दो, थोड़ा सा खाने को ठंडा होने दो, उसके बाद आराम से खाएंगे। आपने देखा होगा कि 21-22 तारीख के बाद जब से पुलिस ने मेटा के सोर्सेज अपने और बाकी सारी चीजों को करने के बाद अपनी तैयारी दिखाई, नाम कई सारे आए, कई सारी चीजें आई, आपको अपॉलॉजी करते हुए तमाम वीडियो उन्हीं गालीबाज, उन्हीं बदतमीजों के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तो ये हैं। अब होता क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने का तरीका, जरा बड़ा प्रैक्टिकली इसको समझिएगा दर्शकों। भाव से राजनीति जरा गड़बड़ा जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कभी इमोशन से नहीं चलता। अब एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका ये होता है कि आराम से धीरे धीरे सजरे बनाए जाते हैं। हो सकता है कि अगले 3, 4, 5, 6 महीनों में उनके पास पुलिस दस्तक दे, सारी कार्रवाइयां करके रखे। कई मामलों में तो 1-1 साल के बाद, मैं आपको मंडल कमीशन का दौर था, उस समय हम छात्र थे, ग्रेजुएशन में थे, और हमने भी अपनी पीठ पर हलवासिया चौराहा जो लखनऊ का है मफेयर के सामने, वहां पर लाठियां खाई हैं। स्टाफ रिजर्वेशन की टी-शर्ट पहन के मार दिया पुलिस वालों ने, घुड़सवार पुलिस वाले थे वो भी, ऊपर से मारा, हम लोग टायर के नीचे छुपे हुए। हमारे खिलाफ तो नहीं, लेकिन उसी आंदोलन के दौर में मेरे न जाने कितने साथियों के पास 1-1 साल के बाद पुलिस का परवाना आया और उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा, जमानतें लेनी पड़ी, नाक रगड़ना पड़ा, घिसना पड़ा, कईयों को माफी मांगनी पड़ी, कईयों को उस समय बहुत ज्यादा वसूली और जो पीनल है अमाउंट ये वगैरह नहीं लगता था उस समय, फाइन वगैरह का बड़ा कम था। अब हो गया ना कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट की है तो उसका हर्जाना दीजिए। भाई योगी जी तो बुलडोजर चलाने का पेट्रोल और डीजल तक भी ले लेते हैं, ऑपरेटर का तनख्वाह भी ले लेते हैं। जी हाँ, योगी सरकार का मॉडल ये है कि वो जब बुलडोजर चलाते हैं तो उसमें एक बिल देते हैं कि गिराने में इतना खर्चा आया तुम्हारा, वो हमको तुम दो, और लेती है वो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लेता है। तो अब कोई भी अमन चैन से न बैठे काकरोच, जितने भी दंगाई थे। पुलिस का ये स्मार्ट पुलिसिंग का तरीका है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही काम करता है। जनता की बेहद मांग पर कभी किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। इस देश में विधि है, विधान है। और आप ये नोटिस करिए कि एक तरफ मैं विधि और विधान की बात करता हूं, मैं जानता हूं कि कई दर्शक निराश होंगे, दुख हमें भी पहुंचा है, आपको भी है, सबको है, लेकिन सिस्टम एक तरीके से काम करता है। एक तरफ आप हैं जिनके पास सरकार है, जिनके पास इस देश की विधिक व्यवस्था पर विश्वास करना लोकतांत्रिक ढंग से हमने आपने तय किया है कि ये सरकार विधिक तरीके से चले, और दूसरी तरफ कौन है? सौरभ दास जैसे मानसिकता जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं। दिक्कत तो कोई भी नहीं थी, आप बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेस्ट करते, सब कुछ करते, पर ये जो भद्दी गालियों का, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। मोदी से मेलोडी तक को लेकर जो गए हैं। अब ये जितनी भी मैं वीडियोस दिखा रही हूँ, एक भाई साहब जो गाना गाते हुए नजर अपना फोन दिखा रहे थे, उनको पैसे मिले थे, उनको फोन मिला है उसके बदले, जो उन्होंने वीडियो बनाई है वहां पे, ही गॉट फोन। एक मैडम गई थी, उनको शायद 50 या 60 हजार रुपए मिले। एवरी पर्सन हु हैज बीन देयर, जिसने गाली गलौज की है या जिसने जो भी किया है, वो सब के सब इस वक्त भुगत रहे हैं, अब माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, पिटक रहे हैं। और ये जो मैडम ट्रांसजेंडर थी, इनकी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी नाच के गाने की। आज इनको घर में इनके पेरेंट्स ने बोल दिया है घर मत आना। चलो सुन लेते हैं, अगर 2 सेकंड सुन सके तो। उन्होंने कहा कि आज के बाद घर आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा आज के बाद घर आने की जरूरत नहीं है, निकल लो घर से। एक तो कपड़े इतने माशाल्लाह पहने हुए थे, और इसलिए मैं माशाल्लाह कह रही हूं। अच्छा जिक्र किया आपने, मैं इस पॉइंट पर आना चाहता था। हमें इस पूरे एपिसोड में 2 चीजों को अलग अलग करना होगा। प्रधानमंत्री के लिए अबेजिंग लैंग्वेजेस, इस तरह के स्लोगन्स, भद्दी गालियां, ये संस्कार का मामला है, ये कानून का मामला नहीं। हाँ, ये कानून का मामला तब होगा जब जिसके लिए ये कहा गया है वह डिफेमेशन करे, पुलिस केस करे, तब जाके ये कानूनी मामला होता है, और प्रधानमंत्री यह नहीं करने वाले। लेकिन यहां पर एक तरफ दंगाई, अराजक, जिनके ऊपर कानूनी डंडे चलने हैं। आपने अभी कहा, हाँ बताइए।
ये जो गाली गलौच हुई है ना, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इन बच्चों को जानबूझ के कहा गया है गाली देने के लिए। मैंने कल देश कपूर सर के साथ, कल या परसों शायद मैंने सुबह एक किया था। अब देखिए सौरभ दास इसको डिफेंड कर रहा है, हल्का सा मजाक कर दिया प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री भगवान है? लोग मजाक करेंगे, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। तो मैं, अगर मैं छूटते ही बोलूं कि तेरी माँ के साथ मैं जरा ऐसा मजाक करूं या तेरे बाप के साथ ऐसा मजाक करूं, तो तुझे कैसा लगे? यू विल फील इंसल्टेड, राइट? खून खोलने लगेगा सुन के। द थिंग इज दैट टारगेट पे इट इज नॉट मोदी, हिंदू टारगेट पे है। मोदी इज अ सिंबल ऑफ हिंदूज, आरएसएस इज अ सिंबल ऑफ हिंदूज। खालिस्तानी हिंदुओं को गाली नहीं देते हैं, मोदी जी को गाली करते हैं। स्लोवाकिया में सर एक नाम था कैनवास, एक ये मॉडल था वहां पे, जीन शार्प थेरेपी प्लस ये पिवट क्लोवन स्ट्रैटेजी, फ्री का माल देना और उसके साथ में रेजिस्टेंस मूवमेंट को ऐड करना। आपको खाने को मिल रहा है, आपको रेजिस्टेंस के लिए आगे कर दिया गया है। उसमें क्या होता है, आप कुछ भी बोलोगे, वो बंदे को गाली में, ह्यूमर में, कार्टून बनाकर, भद्दी भाषा में, तो वो एक नॉर्मलाइज, आपने दी सेंसिटिविटी कर दी है लोगों की। उसके बाद उस बंदे को आप घर से निकालकर अगर आप लिंचिंग भी कर दोगे ना, जान से मार भी दोगे, तो लोग ये सोचेंगे यार इसी में कुछ कमी थी। मोदी जी ने उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की बाय मेकिंग अ इंस्टाग्राम रील, बिकॉज ही वाज अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी दैट वाज बीइंग प्लेड, कि हम भी बना के देखते हैं इंस्टा। अपना मजाक उड़वाया है। ही न्यू कि इंस्टा, क्या उनके पास एक्सपर्ट्स की कमी है कि वो उनको नहीं बनाना आएगा कि वो इंस्टाग्राम रील बना ले? वो एक फोन करेंगे, 50 उनके पास एक्सपर्ट्स आके खड़े हो जाएंगे। He deliberately made the first reel in a funny way so that people can understand and he can connect, उनका मजाक बने। ये जो मजाक मजाक में किसी की बेइज्जती, जो चीज हम सीरियसली नहीं कह सकते ना सर, हम उसको 2 मिनट में किसी ने मुझे गाली दी और फिर मेरा रिएक्शन आया, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियसली क्यों ले रहे? उन्होंने सीरियस बात को मजाक में बोल के उस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। और मैं व्यूअर से भी कहूंगी, इस तरीके का कोई आपके साथ मजाक करे तो पहले तो उठाओ जूते चप्पल और गाल पे बजाओ, पीछे या आगे नहीं, गाल पे बजाओ। उसके बाद बोलो यार मैं तो मजाक कर रहा था यार, सीरियस क्यों हो रहा है? दे प्लेड अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल गेम इन दिस वन। जी। इसका एक और पक्ष है, आपने जो कहा वैलिड पॉइंट, लेकिन इसका एक और पक्ष है। इसके लिए खाद पानी संभावना मौजूद है ना, हमारे आपके घर के बच्चे क्यों नहीं हो वहां? इसका एक सामाजिक पक्ष है, इसकी एक फैमिली सिस्टम जो है, वो जो एक इनहेरेंट कल्चर वाला मामला है, ये इस एपिसोड ने समाज के लिए भी बहुत सवाल छोड़े हैं, इससे नहीं बचा जा सकता है। और एक चीज और, आपने अभी इंस्टा रील की बात की, मैंने जिस दिन प्रधानमंत्री ने रात के 12 बजे लाइव आए, मुझे नहीं पता था, मैं इंस्टा सामान्यतः नहीं जाता, दिन में 1-2 बार इंस्टा खोल लिया। मेरी बेटी ने रात में बैंगलोर से मुझे इनबॉक्स किया और उसने फिर कॉल करके कहा कि अरे पापा मोदी जी लाइव आए थे। मुझे सुबह पता चलता, मुझे नहीं पता चलता कि 12 बजे रात में वो लाइव आए। मैंने अगले दिन वीडियो पर एक बात कही थी कि तुम इंस्टा से पैदा हुए, वो तुम्हारे डोमेन में उतर के, तुम्हारा काम ही और था ये। उसने वो फिल्टर लगाया है 24 घंटे में 30 करोड़ 30 लाख, अगर उनमें से 50% भी जेनजी हो, मान लेते हैं 50% गाली देने गए होंगे, मोदी हेटर्स गए हों, अगर 50% भी जेनजी थे तो रात के 12 बजे उस व्यक्ति ने भारत के असली जेनजीज जो पॉजिटिव हैं उनको अलग कर दिया, तुम दंगाइयों को अलग कर दिया। उसके बाद मैंने ये कहा कि अगले दिन जब 41 सेकंड का थैंक्स गिविंग आया, फिर मैंने रात के लाइव में कहा कि तुम उस आदमी को चैलेंज करने चले हो उसकी डोमेन में, पॉलिटिक्स और इलेक्शन, वो राजनीति और चुनाव ये मोदी का डोमेन है। हे मानसिक विकलांगों, ये मोदी के डोमेन में तुम चले हो चैलेंज करने, जो तुम्हारे डोमेन पर उतर के, बहुत गरूर था ना, 2 लाइनें याद आ रही हैं कि बहुत गरूर था दरिया को अपने होने का, मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। तुम उस व्यक्ति को चले हो चैलेंज करने जो तुम्हारे डोमेन में उतर के तुम्हारी हैसियत बताता है, और तुम उसका 0.001% भी भीड़ नहीं उतार पाए। अगर तुम्हारे पास ये हजारों हजार, जिसको दिल्ली पुलिस अब तलाश रही है और पहचान चुकी है कि वो दंगाई थे, वो मर्डरर्स हैं, वो रेपिस्ट हैं, वो आर्म्स एक्ट वाले हैं, वो अटेम्प्ट टू मर्डर वाले हैं, तुमने आरिसा के लोग ना होते तुम भूखे वहां पर मरते, एक आदमी नहीं था तुम्हारे पास।
तो सवाल ये है कि इस पूरे एपिसोड ने कई सारे प्रश्न चिन्ह छोड़े हैं, और अब जो कैरी करेगा लास्ट लाइन, अब जो कैरी करेगी चीज आगे वह ये कि क्या इस देश में लोकतंत्र, जहां भारत के करोड़ों मतदाता एक नेता को, एक पार्टी को, एक गठबंधन को तीसरी बार सरकार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे मसले, इस देश के मसले संसद से ही तय हो गए, योगेंद्र यादव की तरह सड़क से तय नहीं होंगे। ये अब लोकतंत्र बनाम फासिज्म की लड़ाई है, जो ये कहने तक उतर के चला आता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या आदेश एक्सेप्ट ही नहीं। जी सर, इन्होंने 2029 का इलेक्शन ना मोदी जी को हाथ में परोस के दे दिया है। 400 पार इन सबों ने करा दिया। पिछली बार मोदी जी का कैंपेन असफल हो गया था, इस बार इन सबों ने 400 पार। मैंने एक चीज और भी कही, बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी गायत्री जी। मैंने 3-4 दिनों से अपने प्लेटफॉर्म पर, दूसरों के प्लेटफॉर्म पर जहां भी अवसर मिला, मैंने एक चीज कहा कि ये थोड़ा सा अभी बोलना अजीब लगेगा, हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि अवनीश क्या कह गए, लेकिन यकीन मानिए नरेंद्र मोदी की राजनीति को इस पूरे एपिसोड से बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। 27 का भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिएगा, बंगाल में कल्पना नहीं की जा सकती थी, तो अब पंजाब भी देख लीजिएगा। 2029 के पहले तो बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस इन्होंने बहुत बड़ा झोल किया और इनको ये नहीं पता इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। सर, दूसरा इन्होंने कहा कि गुरुद्वारे से खाना आ रहा है। गुरुद्वारे में नॉनवेज बिकता है क्या? हाँ, गुरुद्वारे में क्या होता है? रहने दीजिए। जुनैद भाई पर विशेष स्नेह योगी आदित्यनाथ का बरस रहा है। आज तो अखिलेश यादव के लिए भी ब्रेड पकौड़े लेके गए हैं सर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसकी माँ कहती है, और मैंने जानबूझ के वर्ड इसकी इस्तेमाल किया है, दीपके की माँ कहती है, marriage proposal have been coming for Abhijit Dipke for some time now, but he said he will get married only after becoming financially independent. अब पैसे नहीं है आपके पास शादी करने के लिए। सर, मैं ये मजे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेल्स भी शेयर करना। पैसे नहीं है तो ये सारा तामझाम कहाँ से हुआ, ये बता दो सर जी। ये कहाँ से हुआ ये सारा तामझाम? ये एक और इन्फ्लुएंसर है जो फोर्सेस के सामने नाच रही थी, अब माफी मांग रही है। ये सारी लड़कियां आ के अब सर माफी मांग रही हैं, बट ऑनेस्टली दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर करियर, देयर रेपुटेशन। जिन लोगों को याद रहेगा, हमें तो याद रहेगा, क्योंकि ये बेहुदा लैंग्वेज हमने कभी सोची नहीं थी, हमारे जहन में कभी आ नहीं सकती थी कि ये लैंग्वेज हमें देखनी पड़ेगी कभी जिंदगी में, वो भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए। जी बिल्कुल सही बात है। इनको समाज भी, इनके परिवार ने भी धिक्कारा है, और ये हम सारे भारत के समाज को भी सोचने का एक पॉइंट है कि आखिर हमारा वैल्यू सिस्टम कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं। सर, लाफ्टर शोज तो यही सिखा रहे हैं ना इन बच्चों को, गाली नॉर्मलाइज करना, अपने माँ बाप के सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में, यही तो सिखा रहे हैं लाफ्टर शोज, और क्या सिखा रहे हैं। सर, ये एक लास्ट क्या मैं बोलना चाहूंगी, प्रियंका वाड्रा ने कल गौमूत्र का दिया था, आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अंधभक्त का दिया है। तो मैं इन दोनों से बस एक ही चीज पूछना चाहूंगी कि तुम्हारी माँ क्या काम करती थी बार में, जरा उस पर भी इलैबोरेट कर दो तो पूरा भारत इनलाइटन हो जाएगा। द नेशन वांट्स टू नो, अर्नब के स्टाइल में, कि आपकी माँ क्या करती थी, क्योंकि डांस वाले पिक्चर्स तो हमारे पास हैं, हम चाहे तो अभी चला दें, तो पर उनकी उम्र का लिहाज करते हुए अब हमने बोलना छोड़ दिया है। तो याद मत दिलाओ उन जख्मों को, जिसको वो बोलते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों पे शीशा नहीं, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो अंधभक्त बोलना और ये सब बोलना, गोदी मीडिया बोलना, ये पालतू मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया अगर ये बोल रहे हैं तो। जी थैंक यू सो मच। राहुल गांधी जी से मेरी अपेक्षा यही रहेगी कि आप ऐसे ही रहिए, बिल्कुल परिवर्तित मत होइए, आप बहुत बड़े एसेट हैं भारतीय जनता पार्टी। जब तक वेस्ट बंगाल में पहुंचे नहीं थे, हम लोग वेट कर रहे थे, भैया आ तो जाओ वेस्ट बंगाल के उसमें, हम लोग मिस कर रहे हैं राहुल गांधी की एंट्री को। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। अगर आप मुझे सहायता या मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।